नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 12 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस के तीनों पालियों में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों ये एनालिसिस का सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है अगर आने वाले समय में आप एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों हम एनालिसिस के दौरान जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं जिसपे हम इम्पोर्टेंट मार्क लगाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि फसल कटने के बाद असम में कौन सा त्यौहार मनाई जाती है। तो असम में जो है फसल कटने के बाद बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है, तो ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन में बिहू दिया गया था और यही राइट आंसर था। असम की जो अन्य त्यौहार है ये है खेल गोपाल, सत्रिया नृत्य है और अम्बुबाची मेला है। तो ये तीनों जो है आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट मार्क करके आप रख लीजिए, ये किसी न किसी शिफ्ट में जो है ज़रूर छपेगी। अब बात करें असम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, तो असम में ही कामाख्या मंदिर स्थित है तथा विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली है ये भी असम के जोरहाट में स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, तो ये है केरल का। अब कुछ अन्य नृत्य और देख लेते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए। तो कथकली केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मारमोक्कली केरल से, घूमर राजस्थान से, गणगौर राजस्थान से, घुमरा और घूमर में फ़र्क है दोस्तों। घुमरा जो है ये हरियाणा का नृत्य है, गोटीपुआ उड़ीसा का है, छौ ओडिसी इत्यादि। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी। तो दोस्तों इस पे हम पूरा आपको एनालिसिस करके बता दिया था और पूरा पोस्टमार्टम कर दिए थे बौद्ध धर्म का। तो वहाँ से जो है क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप बौद्ध धर्म को अच्छे से रीड कर लें। और जितने भी पीडीएफ होती है हम सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा देते हैं, तो आप वहाँ से पीडीएफ को भी रीड करके जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में किए थे, बोध गया में। बाद में महाबोधि वृक्ष को जो है महाबोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, तो शशांक ने कटवा दिया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो बात करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। किस भाषा में, पाली भाषा में। और इस जो प्रथम उपदेश देने की जो घटना है इसे क्या कहा गया बौद्ध धर्म के अंदर, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल के अंदर। और मृत्यु कहाँ होती है, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था कि बौद्ध का जो अंतिम दिन बीता किसके संरक्षण में, तो मल्लों के संरक्षण में बीता था। आपको ये भी ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट से। गृह त्याग की जो घटना होती है, बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किए थे, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण आपको याद रखना है। बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और एक करंट का क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयराम रमेश जो है द लाइट ऑफ पुस्तक के लेखक हैं। ये करंट सेक्शन से आपके लिए क्वेश्चन रख दिया हूँ, आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है, तो जयराम रमेश है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। मैं रोज रोज आप लोगों से यही कह रहा हूं कि जो मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल हैं उनको आप अच्छे से रीड कर लें। खास साथ ही साथ इस पीडीएफ में हम वो सब आर्टिकल को मेंशन कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान समय मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले ये 7 हुआ करता था। बाद में संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसे हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अभी तक ये 44वां संविधान संशोधन नहीं पूछा गया है, आने वाले शिफ्ट में किसी न किसी पाली में जो है जरूर पूछा जाएगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 12 से 35 तक में वर्णित है और इसे भाग 3 में रखा गया है। अब बात करें संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 1978 में। कौन से संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। वर्तमान में जो संपत्ति के अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अधिकार के तहत वर्णित है, तो यह भी विधिक अधिकार है और इसे वर्तमान समय में
300 के ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, जो अब विधिक अधिकार है। बात करें जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 में जो है आर्टिकल 20 में सजा आदि से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार है, इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ही कहा जाता है। और निजता का अधिकार जो है ये किसी भी परिस्थिति में नागरिकों से नहीं छीना जाता है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 पे मानव तस्करी पे रोक है और 24 जो है बाल श्रम पर निषेध दर्शाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता। 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है ये धार्मिक स्वतंत्रता देती है, जैसे सिख धर्म के लोग वगैरह छोटे कृपान अपने साथ रखते हैं तो ये इन्हीं आर्टिकलों का लाभ प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 32 जो है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान का आत्मा कहा गया है। वैसे संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संविधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 इसे ही संविधान का आत्मा माना है। अब बात करें आर्टिकल 32 से रिलेटेड और क्वेश्चन, जो सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है, तो इन्हीं आर्टिकल के थ्रू जो है जारी करते हैं 32 के थ्रू। दोस्तों हम जो है कोरिलेट करके पढ़ाते हैं और पूरा जो है आपको पूरा जो मटेरियल होना चाहिए जितना उतना प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट हमें जरूर कीजिएगा और हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं अपना सलाह हमें जरूर दीजिएगा। बौद्ध धर्म में चैत्र शब्द से क्या आशय है? चैत्र शब्द से तो बौद्ध धर्म में जो है चैत्र जो है उनका पूजा का भवन होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार यहूदियों के पूजा भवन को सिनेगाग कहा जाता है, हिंदू और इस्लाम धर्म से तो पूछेगा नहीं क्योंकि एक बहुत कॉमन है मंदिर और मस्जिद, तो आप सिनेगाग याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए कि यहूदियों के जो पूजा स्थल होता है उसे सिनेगाग कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में कौन सी भारतीय महिला भाग ली थी? दोस्तों ये भारतीय महिला है भवानी देवी। भवानी देवी है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, तो ये टोक्यो ओलंपिक में जो है तलवारबाजी में भाग ली थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला है जो 2021 में कंडक्ट कराया गया था। अब बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले, तो भारत को कुल 7 पदक मिले, 1 गोल्ड, 2 जो है सिल्वर मिले और 4 जो है ब्रॉन्ज मिले थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। गोल्ड किसके द्वारा जीता गया? तो जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, जेवेलिन थ्रू के अंदर, भाला फेंक के अंदर। ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में पियरे डे कुबर्टीन के द्वारा किया जाता है। ग्रीस के शहर एथेंस से माफ कीजिएगा। और वहीं भारत जो है 1900 ईस्वी में यानी पेरिस ओलंपिक से द्वितीय ओलंपिक से भाग लेना प्रारंभ किया था। एक क्वेश्चन आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट है, प्रजनन दर है, कितनी है? तो भारत की जो प्रजनन दर है ये 2.8% है। वहीं वर्ष 2021 को जनगणना का महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। आप ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट मार्क लगाइए इसको आने वाले शिफ्ट के लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश था। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इन सभी वंशों के संस्थापक का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, फिर खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी हो गए, तुगलक वंश के जो है गयासुद्दीन तुगलक हो गए, लोधी वंश के बहलोल लोधी हो गए और सैयद वंश के खिज्र खां हो गए। तो आपके ये पांचों को याद रखना है। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर इल्तुतमिश होगा और ये इलबारी वंश के संस्थापक भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। रजिया सुल्तान जो थी, जो भारत की प्रथम महिला शासिका हुई, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी जो गुलाम वंश से ही संबंधित है। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है।
एक प्रश्न आया था विटामिन से कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन B1 को सबसे पहले क्या कहते हैं, तो इसे थायमीन कहते हैं। और विटामिन B1 के कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आंख के सभी प्रकार की बीमारी जो है विटामिन ए के कमी से होती है। गोल्डन राइस का नाम आपने सुना होगा। गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है जो आंख के लिए अच्छा माना जाता है। एक फिर आगे देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमीन हो गया। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो गया, पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, और इसमें कोबाल्ट धातु की उपस्थिति पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, कोबाल्मिन में कोबाल्ट पाया जाता है। याद करने की, ये कोरिलेट करके आप याद कर रख सकते हैं। विटामिन C को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी से कौन सी रोग होती है, तो स्कर्वी रोग जो है इसके कमी से हो जाती है। मसूड़े आदि से खून निकलने लगती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसके कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। वहीं विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो आपको इतनी बात विटामिन से जरूर याद रखना है। एक प्रश्न आया था, भारत के प्रायद्वीपीय नदी में सबसे अधिक जल निकासी किस नदी का है। एनालिसिस के दौरान हमने पहले ही बताया है कि गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी है, और यही राइट आंसर था। बात करें गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। दक्षिण का गंगा अगर पूछा जाए तो आपका आंसर कावेरी नदी होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिण का गंगा कावेरी है, दक्षिण गंगा गोदावरी है। 2 बार में पूछे तो गोदावरी, दक्षिण का गंगा। 3 बार में पूछे तो कावेरी। का से कावेरी, दक्षिण का भी आता है उसमें। तो याद रखने का एक कोरिलेशन का जो विधि है जो हम अपनाते हैं, आप भी अपनाइए, ज़्यादा समय तक याद रहेगा कोई भी चीज़। यह बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाले और हम नदियों का एक ट्रिक बताए हैं आपको। सम गो का फनी लगता है, लेकिन हमें फनी से क्या काम, हमें तो पढ़ना है। स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा, का से कावेरी। ये सब बंगाल की खाड़ी में क्रमबद्ध नदियां हैं। पुस्तक अनफिनिश्ड के लेखिका कौन है, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो अनफिनिश्ड जो है ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। प्रियंका चोपड़ा को आप सभी जानते ही हैं, ये अभिनेत्री हैं, इंडियन अभिनेत्री हैं। एक प्रश्न आया था कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई जो है 1.5 से जो है 1.6 मीटर रखा गया है। तो यही राइट आंसर था। अब छोटी आंत की बात आ गई है तो थोड़ा सा और इसे समझ लेते हैं। भोजन का जो पूर्ण पाचन होती है ये छोटी आंत में ही होती है। इस टॉपिक से जो अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है मानव शरीर में, तो लीवर जो है ये सबसे बड़ा ग्रंथि है। वहीं सबसे छोटा ग्रंथि पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ये मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। वहीं सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय हो जाएगा। अब अग्नाशय से याद आया कि अग्नाशय और किस लिए, हमारे किस काम के हैं, तो अग्नाशय से जो है इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन निकलती है कहाँ से, अग्नाशय से। इंसुलिन के खोज कौन किए थे, बेंटिंग एवं बेस्टा ने। बेंटिंग प्लस बेस्टा जो है इंसुलिन के खोज करता है। इंसुलिन किस काम आते हैं शरीर में, तो ये जो है शुगर को बैलेंस करता है शरीर में। इसके कमी से कौन से रोग होते हैं, मधुमेह रोग होते हैं। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अगर बात करेगा तो अवटु ग्रंथि हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि राजराजेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन है। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इनके संस्थापक कौन है, इनको किसने बनवाया, तो राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम चोल शासक जो है राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर कौन है भारत में, तो ये है आपका राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, जो कहाँ स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में। चोल वंश किस लिए फेमस थे, तो नेवी जो नौसैनिक शक्ति है इनके लिए
फेमस थे। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में कौन एक सितार वादक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। दोस्तों वाद्य और वाद्य यंत्र से संबंधित एक पूरा जो है वीडियो कंप्लीट बना दिए हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां विजिट कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि पंजाब का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, तो पंजाब का मुख्यमंत्री जो है ये भगवंत मान है और ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल का है। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट के लिए राज्यपाल पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट क्या है, तो भारत की जो साक्षरता दर है ये 74.04 है जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है, सबसे कम वन जो है हरियाणा में है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र में है, सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है उड़ीसा है। तो आपको इतना बात जनगणना से तो याद रखना ही रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1887 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था, तो 1887 की जो कांग्रेस की अधिवेशन होती है ये थर्ड अधिवेशन होती है, कहाँ होती है, मद्रास के अंदर होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मद्रास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा किया गया था, जो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अब कांग्रेस से थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्च करना चाहेंगे क्योंकि आने वाले शिफ्ट में कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, यानी शिमला का संत कहा जाता है। कौन से अंग्रेज के काल में हुए थे, तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुए थे, आपको ये भी याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी जो है, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष हुए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपने अभी अभी देखा, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे ये थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए। वहीं पे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हुए। वहीं पे कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू हुए। कौन, सरोजनी नायडू जो है ये कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई 1925 के अंदर। अब बात करें महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब करते हैं, तो 1924 में एकमात्र एक ही बार कहां पर हुआ था ये बैठक, ये हुआ था बेलगांव में। तो आपको ये ध्यान रखना है कांग्रेस से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी ये कब पड़ी थी, 1907 में। कहां पर पड़ी थी, सूरत अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहीं पे कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में बंट गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। दोस्तों भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था, तो ये भारत प्रथम बार जो है 1498 ईस्वी में आया था और ये कहाँ पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था। कहाँ, कालीकट, जिसका जो आधुनिक नाम हो गया है ये कोझीकोड हो गया है। द्वितीय बार भी वास्को डी गामा भारत आए, कब आए, 1502 में। तो आने वाले शिफ्ट के लिए आप द्वितीय बार वाले को मार्क करके रख लीजिए। प्रथम बार कालीकट के तट पे पहुंचा था, यही एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हमने ओरली आपको बता दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में बहती है। वहां पे 4 नदियों का नाम दिया गया होगा, तो एक नदी चंबल भी था और चंबल नदी जो है राजस्थान में बहती है। एक क्वेश्चन आया था टोक्यो पैरा ओलंपिक से, इसका ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाया और क्वेश्चन भी पूर्णतः नहीं प्राप्त हो पाया, इसीलिए हम इसको जो है स्किप करके चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट सेक्शन से कि सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। दोस्तों सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच्च। ये सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, जो हाल में ही बनी है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर है। स्थापना कब होती है, 1988 के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो सेल है SAIL सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके भी प्रथम महिला अध्यक्ष जो है चुना गया है, तो इनका नाम है सोमा मंडल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेल के प्रथम महिला अध्यक्ष, क्योंकि इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ICC के तीनों ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान कौन है। यहाँ तीनों होगा, दोनों नहीं, तीनों। तो तीनों जो ट्रॉफी है कौन कौन से, T20 50 ओवर वाला 50-50 और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी। ये तीनों ट्रॉफी जीतने वाला एकमात्र भारतीय कैप्टन है, ये है अपना माही महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
2011 के अंदर जो है हम विश्व कप जीते थे धोनी की अगुवाई में, और 2007 के अंदर जो है हम T20 जीते थे। वैसे भारत सबसे पहले विश्व कप जो है 1983 में कपिल देव के जो है अगुवाई में जीता था वेस्ट इंडीज को हरा के। एक क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव जो है कराए जा चुके हैं। तो अभी अभी 17वीं लोकसभा चुनाव जो है संपन्न हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये है राजीव कुमार। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। और ये किसका स्थान लिया है, तो ये सुशील चंद्रा जी का जो है स्थान लिया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रथम बार लोकसभा अस्तित्व में आया था 1951 में, आपको ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तो करेंट सेक्शन से आपको लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सब हो सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है। दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल के मलुताई है, आपको ध्यान रखना है। वहां पे जगह का नाम दिया गया था। या पश्चिमी दिशा की तरफ बहने वाली नदी है, यह जो है पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली नदी है। पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली नदियों में ताप्ती है, नर्मदा है तथा माही है। और जो भी नदी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है, पश्चिम दिशा की तरफ फ्लो होती है, वो नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, इसके जगह पे एंक्स्चुरी का निर्माण करता है। तो ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। कौन कौन सा, नर्मदा, ताप्ती और माही। ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है गुजरात के समीप। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि गोटीपुआ नृत्य, ये हमारे द्वारा VVI किया हुआ क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। गणगौर राजस्थान से है, डांडिया गुजरात से है, तमाशा और लावनी महाराष्ट्र से है, कलबेलिया राजस्थान से है, सतरिया असम से है, पंडवानी छत्तीसगढ़ से है, घुमरा हरियाणा से है और घूमर राजस्थान से है। तो आपको आने वाले शिफ्ट के लिए इनमें से जो है मार्क करके रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा में कितने दिनों का जो है काम मजदूर को दिया जाता है। तो मनरेगा के तहत जो है 100 दिनों का काम दिया जाता है। पहले ये आंकड़ा 90 दिनों का था। बात करें मनरेगा की स्थापना कब हुई, तो मनरेगा की जो स्थापना हुई थी ये 2005 में नरेगा था पहले, फिर 2006 में जो है मनरेगा बन गया। महात्मा गांधी उनके पीछे नाम के पीछे जोड़ दिया गया। एक क्वेश्चन जो आया था फिर मंदिर से कि मुक्तेश्वर मंदिर किस भगवान से संबंधित है। वहां का देवी देवता से पूछा था कि किस देवी देवता से को समर्पित है मुक्तेश्वर मंदिर। तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ये समर्पित है भगवान भोलेनाथ को, शंकर जी को समर्पित है। केदारनाथ भी भगवान शंकर जी को समर्पित है। उड़ीसा की अन्य मंदिर में कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही स्थित है। और जगन्नाथ यात्रा की जो कार्यक्रम होती है ये भी उड़ीसा में ही होती है। अभी अभी जो है जुलाई महीने में जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में कब हराया। तो शेर खान ने कन्नौज के युद्ध में 1539 में जो है हुमायूं को हराया। एकमात्र शासक जो मुगल वंश को बीच में ब्रेक दिया था ये है शेरशाह सूरी। शेरशाह का बचपन का नाम क्या है, फरीद खां। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, बिहार के सासाराम में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेर खां का बचपन का नाम क्या है और शेर खां का मकबरा कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों करंट सेक्शन से कि ISL इंडियन सुपर लीग किसके द्वारा जीता गया। ये फुटबॉल का एक प्रतियोगिता है। तो ये हैदराबाद FC यानी हैदराबाद फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया। वुमेन इंडियन IPL जो हुआ है, एक तो हुआ है मुख्य IPL जो गुजरात टाइटंस जीते हैं राजस्थान रॉयल को हरा के, जिसके कैप्टन जो है हार्दिक पांड्या थे। वहीं पे बात कर लेते हैं कि ऑरेंज कप बटलर को दिया गया था और पर्पल कप युजवेंद्र चहल को दिया गया था। 10 टीम भाग लिए थे और टाटा के पास स्पॉन्सरशिप थे। तो आपको ये ध्यान रखना है मुख्य वाली IPL से। अब आए ही वुमेन वाली IPL जो औरत लोगों का होता है, लेडीज लोगों का। तो ये जीती है सुपरनोवा, किसको हरा के, वेलोसिटी को हरा के। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये हमने प्रतियोगिता दर्पण का जो PD का आपको मैगजीन प्रोवाइड कराया अगस्त महीने वाली, तो उसमें हम जो है बता चुके हैं ऑलरेडी। एक क्वेश्चन आया था कि 1857 के क्रांति के बाद किस मुगल शासक को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं बता दिया था पहले ही और आया था ये।
तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल शासक भी थे, इसे कैद करके रंगून ले जाया गया, बाद में वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। मुगल वंश के प्रथम शासक कौन थे? बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करने के बाद मुगल वंश की स्थापना किए थे। वहीं पे 1857 के क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये आप VVI कर लीजिए। 1857 के क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और ये भारत का प्रथम वायसराय था। गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है वायसराय में कन्वर्ट हो गया उसी समय से। वर्ष 1991 में किस भरतनाट्यम की नृत्यांगना को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों ऑप्शन नहीं मिला है, अगर आपको इसका ऑप्शन प्राप्त हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा है? दोस्तों गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, जबकि उसी प्रकार का लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है। और जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों मिल जाता है वहां प्लैंकटन नाम का घास जो है उत्पन्न हो जाते हैं, पाया जाता है, जिस कारण जो है उस क्षेत्र में मछलियों की जो उपस्थिति है काफी बढ़ जाती है। और इन्हीं क्षेत्र में जो है ग्रैंड बैंक और डागर बैंक स्थित है, जो मछलियों का जो है उत्पादन का एक केंद्र है। एक प्रश्न आया था कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कौन सा जलडमरू मध्य है? दोस्तों कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा सेतु है, आज पूछा गया जलडमरू मध्य है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। वहीं सेतु जो है एडम ब्रिज है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा है। 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जो हमेशा एक भारतीय राज्य है जहां पे लागू होता है ये गोवा है। और गोवा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जो है स्टेट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ये अभी तक जो है नहीं पूछा गया, ये VVI रहेगा आने वाले शिफ्टों के लिए। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 51 के क में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब अटैच किए गए? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस समिति का नाम क्या था? तो स्वर्ण सिंह समिति। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता जो है अली बंधु को माना जाता है। लियाकत अली और शौकत अली ये दोनों भाई थे। एक क्वेश्चन आया था परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों परिवार नियोजन आप समझ रहे हैं, तो ये 1952 में इस प्रकार का स्कीम लाया गया था। एक क्वेश्चन आया था किताब से कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक दिगंत मिल्खा सिंह जी हैं, स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी हैं। इनकी मृत्यु हो गई है। ये एक एथलीट थे, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। जीव मिल्खा के जो पुत्र हैं ये मिल्खा सिंह के जो पुत्र हैं जीव मिल्खा सिंह, ये एक प्रमुख गोल्फर है, गोल्फ खेलते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारत की प्रथम महिला जो ग्रैमी अवार्ड जो है अचीव किए ये है तन्वी शाह। तन्वी शाह ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। एक प्रश्न आया था जनगणना से। दोस्तों जनगणना को हर दिन टारगेट करते हैं, मौलिक अधिकार वाले आर्टिकल को हर दिन टारगेट किया जा रहा है, वाद और बाध्यता से संबंधित, नृत्य से संबंधित, तो ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। जनगणना कितने वर्षों के बाद कराया जाता है? जनगणना जो है 10 वर्षों के बाद कराया जाता है भारत के अंदर। बात करें जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय जो है 1872 में प्रथम बार जनगणना हुआ था। उसके बाद 1881 में जो है लगातार जनगणना कराया जा रहा है लॉर्ड रिपन के समय से 10 वर्षों के अंतराल पे। जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, प्रथम स्थान पे कौन है? हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? दोस्तों सती प्रथा और ठगी प्रथा ये दोनों प्रथा पहले प्रचलन में थे, इनका अंत हो गया। कब हुआ? तो ये 1829 में किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, और राजा राम मोहन राय का नाम आया तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय है। ये कब करते हैं? 1828 ईस्वी में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा है। राष्ट्रकूट वंश के महान राजा श्री कृष्ण प्रथम ने अजंता और एलोरा की गुफाओं को जो है बनवाया था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त है? राष्ट्रकूटों के
श्री कृष्ण प्रथम के द्वारा। एक क्वेश्चन आया था कि बांग्ला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बांग्ला नृत्य जो है मेघालय राज्य से संबंधित है। दुनिया की सबसे अधिक बारिश वर्षा जो होती है ये मानिसराम में होती है, जो मेघालय के अंदर स्थित है। पहले सबसे अधिक वर्षा वाला जो शहर था ये चेरापूंजी हुआ करता था, बाद में मानिसराम को सबसे अधिक वर्षा वाला शहर घोषित किया गया। दोस्तों ये वीडियो लेंथी हो जाए लेकिन हम सारे क्वेश्चन को जो है आपको ऑपरेशन करके बताएंगे। अब हम आने वाले शिफ्ट के लिए एक नृत्य रख लेते हैं, तो ये है चार चपारकूट जो मिजोरम से संबंधित है, और इसके बाद बिहू असम से, और सत्रिया जो है ये भी असम से। तो आप ध्यान रखिएगा उस साइड को जो है पूर्वी भारत का, वहां से ये नृत्य पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आया था कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो द व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडिगा जी, ये लगातार रिपीट किया गया है। अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड ये बनता है कि वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया गीतांजलि श्री को। कौन सी किताब के लिए? रेत की समाधि के लिए। इसकी अंग्रेजी में जो अनुवाद है द टॉम्ब ऑफ सैंड, ये किया है डेजी रॉकवेल। कौन किया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है, और ये पहला मौका है जब किसी हिंदी भाषा के किताब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया हो। एक क्वेश्चन जनगणना से फिर से रिपीट किया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट क्या है। तो भारत की लिटरेसी रेट जो 74.04% है, और ये सब जो है हम पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं स्किप करके। एक क्वेश्चन और आया था जनगणना से कि जनगणना 2011 के अनुसार कि जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है जनसंख्या सबसे कम है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है लक्षद्वीप ये क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा है। बात करें लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारती है, जो एग्जाम में आ सकती है, कावारती। तो आपको ये ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8। चूंकि आप 9 काउंट कर रहे होंगे तो आप गलत हैं, 8 ही काउंट कीजिए, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला खाली राज्य पूछा जाता है तो ये है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। चलते हैं आगे। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था साइंस से। तो दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और फिर गैस में होती है। ध्वनि के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा काफी ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसकी गमन के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता। ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवन की जो घटना है वो प्रकाश में होती है, यानी अनुप्रस्थ तरंग में होती है, अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं होती है। चूंकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है इसीलिए इसमें ध्रुवन की घटना नहीं होगी। डॉपलर प्रभाव जो है ये ध्वनि से ही संबंधित है। तो आपको ये 3 बातें याद रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए ध्वनि से रिलेटेड। साथ ही साथ जो ध्वनि की जो साउंड का अध्ययन है इसे एकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि बीदर का किला कहाँ स्थित है। दोस्तों बीदर का किला जो है ये कर्नाटक में स्थित है। इस फॉर्म में एक क्वेश्चन आप मेरे तरफ से रख लीजिए, आने वाले शिफ्ट के लिए बीबीआई कर लीजिए। हम्पी का खंडहर कहाँ है, ये भी कर्नाटक में है। साथ ही साथ बहमनी वंश के जो संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह, ये अपनी राजधानी को बीदर में ट्रांसफर किए थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि गति के आधार पर प्लेट कितने प्रकार की होती है। कोई ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए तो हम नहीं बता पाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन भी है इसका तो हमें जरूर जो है कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में क्या वर्णित है, हम सब दिन बता रहे हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है उसे आप अच्छे से कर लीजिए और एनालिसिस देखते हैं तो आपका अच्छे से ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये अल्पसंख्यक संबंधी हित से संबंधित है। 29 और 30 भी आर्टिकल जो है इसी प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार के अंतर वर्णित आर्टिकल 12 से 35 तक जो आर्टिकल को रखा गया है मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, भाग 3 में रखा गया है। फिर से एक बार चर्च करना मैं उचित समझूंगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 में जो है सजा आदि के प्रावधान में छूट है, 21 में जो है निजता का अधिकार है, 23 में मानव तस्करी पे रोक है, 24 में बाल श्रम पे
रोक हो जाएगा। और 25 से 28 तक जो है धर्म से रिलेटेड है, 29-30 अल्पसंख्यक मामलों से रिलेटेड है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं। एक प्रश्न आया था कि तराइन के युद्ध से संबंधित एक प्रश्न था कि तराइन की दो प्रमुख युद्ध होती है 1191 और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है विजय प्राप्त किए, वहीं दूसरे युद्ध में जो है इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ीसा से संबंधित है। इस प्रकार का एक नृत्य का 4 नाम दिए थे, उसमें से एक नृत्य उड़ीसा से थे लेकिन ज्यादा फेमस नृत्य नहीं थे, ओडिसी गोटीपुआ वगैरह नहीं थे, छऊ नहीं थे। तो आपको इनमें से कोई एक जरूर रहा होगा, नाचनी है, होलाई है, सजना है, भिमानी है। इस प्रकार के नृत्य जो है उड़ीसा का है। तो इनमें से जो भी आंसर रहा होगा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन रहा होगा। एक प्रश्न आया था कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सीटों की संख्या हो सकती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकती है, जिसमें 238 निर्वाचन से आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के मनोनयन पद्धति से आते हैं। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से जो है इस प्रकार की पद्धति को अपनाया गया है। राज्यसभा भारतीय सदन का उच्च सदन कहलाता है, जिसका कभी विघटन नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का विघटन कब होता है, तो कभी भी नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू जी जो है भारत के उपराष्ट्रपति है। एक प्रश्न आया था कि अंतरामी रहमान किस नृत्य से संबंधित है। इस प्रकार का एक प्रश्न आया था 3rd शिफ्ट में। तो ये भरतनाट्यम तथा ओडिसी दोनों नृत्य कर लेते हैं, जो भी ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर वही था। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीट आरक्षित रखे गए हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों लोकसभा में जो है 20 सीट जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित रखे गए हैं, यानी 20 सीट पे जो है केंद्र शासित प्रदेश से जो है संसद चुन के आते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 550। पहले ये आंकड़ा जो है 552 हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की, ये पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य ही हो सकते हैं। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री भी आप 25 वर्ष में बन सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है, ये बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स जो है अब जो है 15% लागू है, पहले ये 18% हुआ करता था पिछला बजट में। वर्ष 2013 के फार्मूला 1 रेस का खेल कहां पर संपन्न कराया गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी पुराना करंट अफेयर पूछा गया था। तो ये जो 2013 में फार्मूला 1 रेस का खेल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था और अंतिम मैच जो है ये सऊदी अरब रियाद में कराया गया था। तो इस प्रकार के जो भी ऑप्शन रहा होगा वही राइट आंसर रहा होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से क्या कहलाता है, सबसे निचला हिस्सा जो है पृथ्वी का क्या कहा जाता है उसे। तो दोस्तों पृथ्वी के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, जिसे क्रस्ट, मेंटल और क्रोड कहते हैं। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट जो हम लोग देखते हैं, उसके बीच वाला भाग को मेंटल और सबसे नीचे जो भाग को जो है क्रोड कहते हैं या गुरुमंडल भी कहते हैं। इसे आप ये भी ध्यान रखिए, इसे गुरुमंडल भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात करें क्रोड में किस चीज की बहुलता पाई जाती है, तो नीफे की, निकेल और फेरस की। साथ ही साथ जो क्रस्ट है इसमें सियाल और सीमा पाया जाता है। सियाल का मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। एक प्रश्न आलू से रिलेटेड आया था कि आलू का रंग कब नीला हो जाता है। ऑप्शन नहीं प्राप्त हुए हैं क्योंकि आलू के नीला होने से कई कारण है। अगर आप कवक के द्वारा उसका जो रोग लग जाता है आलू में तो भी नीला हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप आलू पे आयोडीन का कुछ बूंद गिरा दोगे तो भी नीला हो जाता है। तो ऑप्शन में जो भी बात रहेगी उस हिसाब से इसका आंसर देना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही साथ एक कमेंट हमें जरूर कीजिएगा।